हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब सीरीज नर्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू वेब सीरीज को, जो है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है 1973 स्कल आइलैंड से। यहाँ हम बिल रैंडा को देखते हैं, जो एक स्पाइडर टाइटन से बच के भाग रहा होता है। और फिर बिल रैंडा भागते भागते टापू के किनारे तक आ जाता है, जहाँ वो मरने से पहले अपनी सारी रिसर्च पानी में फेंक देता है। पर यहाँ पर एक केकड़े जैसा टाइटन जमीन में से बाहर आ जाता है और उस मकड़ी वाले टाइटन से भिड़ जाता है, और ये दोनों टाइटन लड़ते लड़ते समुद्र में गिर जाते हैं। फिर बिल रैंडा देखता है कि जो बैग उसने पानी में फेंका था वो समुद्र की लहरों के साथ टापू से दूर जा रहा है। और कॉन्ग स्कल आइलैंड में हमने देखा था कि बिल रैंडा को स्कल क्रॉलर ने जान से मार दिया था। अब कहानी शिफ्ट होती है 2013 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, जहाँ उनको जाल में बिल रैंडा का बैग मिलता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में, मतलब जीडी से 1 साल बाद। यहाँ हम एक लड़की केट रैंडा को देखते हैं, और ये बिल रैंडा की ग्रैंड डॉटर होती है, जो कि अपने पापा हिरोशी रैंडा के मरने के बाद उनके घर जा रही होती है, जो कि टोक्यो में होता है। यहाँ पर केट लंबा सफर तय करके अपने पापा के घर पहुँचती है, जहाँ पर वो देखती है कि इस घर में सामान रखा हुआ है जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। फिर केट दीवार पर देखती है कि उसके पापा की दूसरी फैमिली के साथ फैमिली फोटोज लगी हुई हैं। फिर वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसका नाम होता है एमिको रैंडा, और वो केट को देखकर डर जाती है। फिर वहाँ पर एमिको का बेटा आ जाता है जिसका नाम होता है कैंटेरो रैंडा, और फिर वो केट से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आ गई। फिर केट कैंटेरो और एमिको से कहती है कि मेरे पास इस घर की चाबियां हैं और ये मेरे डैड की तस्वीर है। फिर केट आराम से बैठ के कैंटेरो और एमिको से बात करती है, क्योंकि केट के लिए ये बहुत शॉकिंग बात थी कि उसके पापा की एक दूसरी बीवी और बेटा है। केट अपने डैड की फोटोज दिखाती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि केट भी हिरोशी की बेटी है। फिर एमिको केट से कहती है कि हम हिरोशी का इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम्हें पता है हिरोशी कहाँ पर है? वो हमें छोड़कर चला गया है। फिर केट एमिको से कहती है कि आई एम सॉरी, काश मैं आपकी मदद कर सकती। फिर केट उस घर की चाबियां वहीं पर रखकर और अपने बैग्स लेकर वहां से चली जाती है। अब कहानी मूव होती है 56 साल पीछे कजाकिस्तान में। यहाँ हम 2 रिसर्चर्स और एक आर्मी के सोल्जर को देखते हैं। इनमें से जो 2 रिसर्चर्स होते हैं वो होते हैं बिल रैंडा और कीको रैंडा, और जो आर्मी का सोल्जर होता है वो होता है ली शॉ। और ये तीनों मोनार्क के रिसर्चर्स होते हैं, और इनका काम भी टाइटन्स पर रिसर्च करना होता है। फिर ये तीनों रेडिएशन का पीछा करते करते एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाते हैं, जहाँ ये तीनों 6 से 7 अंडरग्राउंड बॉम्ब्स लगाकर उनको ब्लास्ट करते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि यहाँ की जमीन के नीचे कुछ है जो रेडिएशन को सोख रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, और मैं आपको बता दूं कि इस शो में 2 टाइमलाइंस की कहानी साइमल्टेनियसली चलेंगी, एक केट और बिल रैंडा की टाइमलाइन की, और एक केट और कैंटेरो की टाइमलाइन की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केट वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, पर अचानक से पूरे शहर में अलार्म बजने लग जाता है कि गॉडजिला का हमला होने वाला है, और फिर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वहाँ पर कैंटेरो और एमिको आकर केट को ले जाते हैं, और ये सब एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जिसको स्पेशली गॉडजिला के हमले से बचने के लिए बनाया गया होता है। यहाँ पर केट को एंजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला का हमला हुआ था तो उस टाइम केट भी वहाँ पर थी। यहाँ ब्रिज पर कुछ स्कूल बस के अंदर स्कूल के बच्चे थे जिनको केट बचा नहीं पाती, और वो बस ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जिसका केट के अंदर एक ट्रॉमा बैठ गया होता है, और यही ट्रॉमा केट को एंजाइटी दे रहा था। फिर एमिको केट को शांत करती है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि ऑल क्लियर, मतलब अब सब ठीक है। फिर सारे लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर कैंटेरो केट से पूछता है कि तुम यहाँ कुछ ढूंढने आई थी तो तुम्हें वो मिल गया? फिर केट कैंटेरो से कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं जानना, मेरे डैड की एक और बीवी है, यही बात मेरे लिए काफ़ी है। फिर कैंटेरो केट को अपने पापा के ऑफिस लाता है, जहाँ केट को नक्शे के पीछे एक तिजोरी मिलती है। फिर केट अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मम्मी की डेट ऑफ बर्थ, कैंटेरो की डेट ऑफ बर्थ और कैंटेरो की मम्मी की डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड बनाकर डालती है, जिससे वो तिजोरी खुल जाती है। और इस तिजोरी में बिल रैंडा का वही बैग होता है जो उन्होंने 1973 में समुद्र में फेंका था। केट यहाँ देखती है कि इस बैग में बहुत पुराने टाइम का स्टोरेज सिस्टम है, जिसको एक्सेस करने के लिए इनको एक प्रोफेशनल बंदी की जरूरत थी। फिर कैंटेरो मदद के लिए जाता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होती है। पहली बारी में तो माया कैंटेरो को मना कर देती है, पर कैंटेरो माया को मना लेता है। फिर माया अपने कंप्यूटर पर स्टोरेज डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करती है, और माया जैसे ही डेटा को एक्सेस करना स्टार्ट करती है तो मोनार्क के हेडक्वार्टर पर मैसेज पहुंच जाता है कि कोई आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। फिर मोनार्क की एक एजेंट टीम को इस बारे में खबर कर देती है कि कोई टोक्यो शहर से हमारे सिस्टम में हैक करने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट को एक और फ्लैशबैक आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि जीडी से 5 दिन बाद केट अपने डैड से एक रेस्क्यू कैंप में मिली थी, जहाँ हिरोशी केट से कहते हैं कि अपनी मम्मी का ख्याल रखना, इस पैकेट में तुम और तुम्हारी मम्मी के लिए टिकट्स हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। और फिर हिरोशी केट को सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर माया वो डेटा एक्सेस कर लेती है, जिसमें कैंटेरो और केट को केको की फोटो मिलती है, जो कि कैंटेरो और केट की ग्रैंड मदर होती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 1959 में।
यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल, केको और ली रेडिएशन का पीछा करते करते एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जहाँ काफी गहराई में इन तीनों को एक टाइटन के अंडे दिखते हैं और बिल और केको को उन अंडों के डीएनए का छोटा सा सैंपल चाहिए था। फिर केको और ली अपने आप को रस्सी से बांधकर नीचे जाते हैं, जहाँ केको सैंपल लेना शुरू कर देती है, पर वो अंडे एक एक करके फूटने लग जाते हैं और उन अंडों में से बेबी टाइटन्स बाहर आ जाते हैं। फिर ली और केको जल्दी से रस्सी की मदद से वापस ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो बच्चे केको को पकड़ लेते हैं और वो केको को लेकर और ज्यादा गहराई में चले जाते हैं और यहाँ केको मारी जाती है और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1952 से। यहाँ हम देखते हैं ली शॉ को, जिसको एक जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर केको मीरा की रखवाली के लिए असाइन करा जाता है। फिर ली शॉ पहुंचता है फिलीपींस में, जहाँ वो डॉक्टर केको मीरा से पहली बार मिलता है। फिर ली केको से पूछता है कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं। फिर केको ली से कहती है कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन के सिग्नल्स डिटेक्ट हो रहे हैं और मैं उन्हीं का पता लगाने जा रही हूँ। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में। यहाँ हम देखते हैं कि कैंटेरो वापस अपने पापा के ऑफिस में आ जाता है, जहाँ उसको एक लॉक ड्रॉअर में मोनाक की फाइल मिलती है, जिसमें कैंटेरो को ली शॉ की फोटो दिखती है। अब कहानी शिफ्ट होती है ली शॉ और केको पर, जो अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर रही होती है। फिर इन दोनों को जंगल में बिल रैंडा मिलता है और बिल रैंडा केको और ली शॉ से यहाँ पहली बार मिला था। प्रीवियस एपिसोड में हमने इन तीनों को देखा था, तो तभी बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो 1959 का साल था और अभी 1952, और ये तीनों पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। फिर बिल रैंडा अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं ऐसे जानवरों पर रिसर्च करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करते, और इस वक्त मैं ऐसे ड्रैगन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आग उगलता हो। ली को बिल की बात बकवास लगती है, क्योंकि 1952 का ज़माना था और इस साल में मॉन्स्टर्स का दिखना ना के बराबर था और लोगों को पता भी नहीं था कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर केको बिल को अपने साथ काम करने के लिए कहती है, पर ली केको को मना कर देता है। फिर केको ली से कहती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर ली वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है केट पर, जो वापस अपने घर जा रही होती है। फिर केट के पास टीम आकर फाइल्स के बारे में पूछने लग जाता है, पर केट डर के वहाँ से भाग जाती है। पर रास्ते में केट मोनाक की दूसरी एजेंट के हाथों पकड़ी जाती है। फिर डेम और डोएल केट को मोनाक के हेडक्वार्टर्स ले जा रहे होते हैं, पर चेहरे पर कपड़ा होने की वजह से केट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं। फिर केट स्टीयरिंग व्हील पर लात मार देती है, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर केट वहाँ से अपनी जान बचा के भागती है। अब सीन शिफ्ट होता है कैंटेरो पर, जो मे के पास एक और रील लेकर आता है। फिर मे कैंटेरो से कहती है कि मैं इस रील को डिकोड नहीं कर सकती। फिर कैंटेरो मे से कहता है कि मुझे अपने डैड की फाइल्स वापस चाहिए जो तुम्हारे पास है। फिर मे कैंटेरो से कहती है कि कल आकर ले जाना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मे उन फाइल्स पर कैंटेरो को बिना बताए कुछ काम कर रही होती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने जाती है, पर वहाँ पर केट की कोई बात नहीं सुनता। फिर केट मे से मिलने आ जाती है, जहाँ मे केट को बाहर ही रोक लेती है, क्योंकि मे के रूम पर टिम और डोएल आ चुके थे। अब सीन शिफ्ट होता है कैंटेरो और एमिको पर, जो अपनी फैमिली फोटोज देख रहे होते हैं। वहाँ पर कैंटेरो अपनी मम्मी को ली की फोटो दिखाकर पूछता है कि ये कौन है। फिर एमिको कैंटेरो से कहती है कि ये तुम्हारे अंकल हैं। फिर कैंटेरो के घर में टिम और डोएल आ जाते हैं। फिर डोएल एमिको से कहती है कि आपके बेटे ने मोनाक की कुछ फाइल्स चुराई हैं और हमें वो फाइल्स वापस चाहिए। फिर एमिको कैंटेरो को ली की फोटो पकड़ाकर कहती है कि वो फाइल्स इनको वापस कर दो। फिर कैंटेरो वो फाइल्स लेने चला जाता है और एमिको टिम को अंदर जाने से रोकती है। फिर टिम अंदर जाकर देखता है कि कैंटेरो यहाँ से भाग चुका है और डोएल को भी कैंटेरो कहीं नहीं दिखता। फिर कैंटेरो, मे और केट एक जगह पर मिलते हैं। वहाँ पर केट कैंटेरो से कहती है कि उनको वो फाइल दे दो, शायद वो हमारा पीछा छोड़ दें। पर मे केट से कहती है कि मुझे ऐसा करना सही नहीं लग रहा। फिर कैंटेरो मे और केट से कहता है कि मुझे पता है मदद के लिए किसके पास जाना है। अब कहानी शिफ्ट होती है बिल और केको पर, जिनको जंगल में यूएसएस लॉर्डन शिप का मलबा मिलता है, जो कि आज से 9 साल पहले डूब गई थी। उस शिप के अंदर जाने के बाद बिल को एक बक्सा मिलता है। फिर केको देखती है कि इस बक्से पर रैंडा लिखा हुआ है। फिर बिल केको को बताता है कि जब ये जहाज डूबा था तो मैं इस जहाज में था और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। अब दूसरी तरफ लीशो देखता है कि आसमान ऐसा लग रहा है कि किसी ड्रैगन ने आसमान में आग उगली हो। फिर लीशो वापस केको और बिल की तरफ जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में। यहाँ हम देखते हैं कि ये तीनों लीशो से मिलने आते हैं। यहाँ पर ली कैंटेरो को पहचान लेता है। फिर केट ली से कहती है कि मेरे डैड मुझसे जी डे से 5 दिन बाद मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको कुछ ज़रूरी काम करना है, और फिर 1 हफ्ते बाद उनके प्लेन के गायब होने की खबर आई। फिर मैं देखती है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है और फिर इन तीनों को पता चलता है कि लीशो मोनाक के अंडर होमरस पर है। फिर ली अपने पैर से मॉनिटर को हटाकर इन तीनों से कहता है कि मेरी मदद करो यहाँ से भागने में, और मैं हिरोशी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केको और बिल को शिप के अंदर अलग अलग जगह पर राल दिखने लग जाती है, जो थोड़े टाइम पहले वहाँ पर नहीं थी। फिर शिप पर इन दोनों को कुछ लाशें दिखती हैं जो शिप के मलबे से चिपकी हुई थी। फिर उस जहाज पर बाहर से कोई हमला करता है, जिससे बिल रैंडा एक बहुत भारी लोहे के नीचे फंस जाता है, और फिर टाइटन का हाथ जहाज के अंदर आ जाता है। फिर वहाँ पर लीशा पहुंच जाता है और बिल के ऊपर से उस लोहे की चीज को हटाता है, और फिर ये तीनों जहाज से बाहर आते हैं और हमें देखते हैं एक आयरन ड्रैगन टाइटन को। फिर ये तीनों वहाँ से भागते हैं
और ली शॉ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ड्रैगन सच में होते हैं और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1954 में। यहाँ ली शॉ के सीनियर ऑफिसर जनरल पकेट ली शॉ से मिलने आते हैं। यहाँ केको, बिल और ली पकेट को गॉडजिला के पैरों के निशान दिखाते हैं और इतने बड़े जानवर के पैरों के निशान देखकर जनरल पकेट हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा जानवर आखिरकार दुनिया की नज़रों से कैसे बचा रहा। फिर केको और बिल जनरल पकेट से 70 किलो यूरेनियम की मांग करते हैं ताकि इस जीव को ललचाकर बाहर ला सके, क्योंकि इस टाइम तक केको को इतना पता चल गया था कि ये मॉन्स्टर्स रेडिएशन को सोखकर पनपते हैं। फिर जनरल पकेट वहाँ से चले जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि ली शॉ मोनाक के अंडर होम अरेस्ट पर थे, जहां वो अपने पैर का मॉनिटर काट कर केट और कैंटेरो से कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं हिरोशी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर ये चारों कैंटेरो की गाड़ी में उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं और ये चारों आराम से उस जगह से भाग निकलते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है 1954 में। यहाँ पैसिफिक ओशन के किनारे बिकिनी अटॉल नाम के टापू पर जनरल पकेट, ली शॉ, केको, बिल और बाकी के सोल्जर्स होते हैं। यहाँ केको, ली और बिल को पता चलता है कि पकेट 70 किलो यूरेनियम ले तो आए हैं, पर बॉम्ब के फॉर्म में, और जनरल पकेट यहाँ गॉडजिला को जान से मारने के लिए आए होते हैं, क्योंकि पकेट का मानना था कि ऐसे जीव को ढूंढने के साथ ही जान से मार दिया जाए ताकि वो आगे चलकर इंसानियत के लिए खतरा ना बने। फिर ली जनरल को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, पर जनरल ली की बात नहीं सुनते। फिर सब तैयारी होने के बाद सारे सोल्जर सब गॉडजिला का वेट कर रहे होते हैं और फिर गॉडजिला की रीडिंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं। फिर गॉडजिला समुद्र में से बाहर आता है और उस बॉम्ब की रेडिएशन की तरफ जाता है और इन सब लोगों ने गॉडजिला को पहली बार देखा था। फिर उस बॉम्ब का काउंटडाउन शुरू होता है और केको उस बॉम्ब को रोकने के लिए भागती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये लोग गॉडजिला को जान से मार दें। फिर ली केको को रोक लेता है और फिर वो बॉम्ब फट जाता है और गॉडजिला का वहाँ पर नामो निशान नहीं बचता। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली, केट, कैंटेरो और मे एक जहाज़ पर होते हैं, जहाँ पर ली इन तीनों से कहता है कि हम कोरिया जा रहे हैं और बिल की ये फाइल्स हमें यहीं पर छोड़नी होंगी। फिर मैं ली से कहती है कि मैंने इन फाइल्स का सारा डेटा अपने लैपटॉप पर ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर कैंटेरो उन फाइल्स को समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि इन फाइल्स के साथ ये कोरिया में एंटर नहीं हो सकते थे। फिर ये चारों कोरिया पहुँचते हैं, जहाँ ली मिलते हैं अपने दोस्त डूहो से, जो इन चारों को अपने प्लेन से अलास्का ले जाएगा, जहाँ हिरोशी का प्लेन क्रैश हुआ था। अब कहानी शिफ्ट होती है 1954 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि केको बिल से रो के कहती है कि अगर ली ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं उसे बचा सकती थी। फिर बिल केको से कहता है कि तुम सही कह रही हो, पर अगर ली तुम्हें नहीं रोकता तो वो लोग तुम्हें अरेस्ट कर लेते, तुम्हारा लाइसेंस बैन कर देते। फिर वहाँ पर ली आकर केको और बिल से कहता है कि जनरल पकेट ने मुझे एक खाली चेक दिया है। वो चाहते हैं कि हम मोनाक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, ऐसे और टाइटन्स को ढूंढें, और ऐसे यहाँ स्थापना होती है मोनाक कंपनी की, और ये तीनों मोनाक के पहले मेंबर्स होते हैं। फिर बिल ली से पूछता है कि तुमने पकेट को कैसे बनाया मोनाक और पैसा लगाने के लिए। फिर ली बिल से कहता है कि मैंने उनसे बस एक सिंपल सवाल पूछा कि अगर बाई चांस अगली बार गॉडजिला पैसिफिक ओशन की जगह न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन शहर से बाहर आ जाए तो तब हम क्या करेंगे। इससे पकेट को समझ में आ गया कि इन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करना और इनको ट्रैक करना कितना ज़रूरी है। फिर केको ली से कहती है कि अगर हम एक और मॉन्स्टर को ट्रैक करेंगे तो ये उसको भी जान से मार देंगे, तो अगर हमें एक और मॉन्स्टर मिल जाए तो जनरल पकेट को बताना ज़रूरी है। फिर ली केको और बिल से कहता है कि मैं जनरल को बस उतना ही बताऊंगा जितना तुम मुझे बताओगे। फिर ये तीनों फैसला कर लेते हैं कि हम मॉन्स्टर पर रिसर्च तो करेंगे, पर हम जनरल पकेट को सब बातें नहीं बताएंगे ताकि वो बाकी मॉन्स्टर्स को जान से ना मार सके। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में। यहाँ डूहो और बाकी सब अलास्का पहुँच चुके होते हैं, जहाँ डिस्टर्बेंस की वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर कैंटेरो को एक पहाड़ पर छोटी सी रोशनी दिखती है, फिर वो प्लेन बर्फ़ में क्रैश हो जाता है। फिर ये पाँचों प्लेन से बाहर आते हैं, जहाँ थोड़ी दूर पर ही हिरोशी के क्रैश प्लेन के हिस्से मिलते हैं, और उसी प्लेन के पास इन चारों को एक टेंट मिलता है, जिसके अंदर केट और कैंटेरो को एक पेपर पर अपने पापा हिरोशी की हैंडराइटिंग दिखती है, जिससे इनको ये पता चल जाता है कि हिरोशी भी जिंदा है। फिर डूहो देखता है कि हिरोशी के प्लेन पर किसी टाइटन ने हमला करा था। फिर डूहो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। फिर डूहो प्लेन स्टार्ट करता है और तभी बर्फ़ की ज़मीन के अंदर से फ्रॉस्ट वाग नाम का टाइटन बाहर आता है, जो उस प्लेन को जमाकर डूहो को जान से मार देता है और फिर उस प्लेन को पूरा तोड़ देता है, और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है यूटा में। यहाँ मोनाक आउटपोस्ट 47 के एक एजेंट बांस को देखते हैं, जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स मिलती हैं। फिर बांस मोनाक की हेड वर्डुको को कॉल करके उन रीडिंग्स के बारे में बताती है कि ये रीडिंग्स अलास्का में कहीं से आ रही हैं, और ऐसी रीडिंग्स मुझे पहले भी मिल चुकी हैं जब जंजीरा में से म्यूटोस बाहर आए थे, तो मतलब एक और टाइटन सामने आया है। अब सीन शिफ्ट होता है अलास्का में। वहाँ पर कैंटेरो, बिल और बाकी सब फ्रॉस्ट वाग से बचकर एक गुफा में आ जाते हैं, जहाँ पर मे पानी में गिर जाती है। फिर फ्रॉस्ट वाग वहाँ से चला जाता है।
फिर थोड़ी देर बाद ये चारों आगे बढ़ते हैं। फिर केंटारो इन तीनों से कहता है कि मैंने प्लेन से कुछ देखा था, शायद यहाँ आसपास कोई बस्ती हो। फिर ये तीनों केंटारो के बताए हुए रास्ते पर जाने का फैसला कर लेते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है 2013 में। यहाँ पर हम केंटारो को देखते हैं जिसका आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई इवेंट होने वाला होता है। फिर केंटारो हमें मे से पहली बार मिलता है और केंटारो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के इवेंट में जाने के बजाय मे के साथ टाइम स्पेंड करता है। अब सीन शिफ्ट होता है 2015 में। यहाँ पर ये चारों काफी दूर आ चुके होते हैं पर अभी तक केंटारो की बताई हुई जगह इन चारों को नहीं मिली थी। फिर केट देखती है कि एक जगह से रोशनी आ रही होती है और मे और ली उस रोशनी की तरफ जाने के लिए कहते हैं। फिर केंटारो केट और बाकी सबसे कहता है कि जो मैंने देखा था वो जगह यहीं आसपास में कहीं होगी, हमें वहाँ चलना चाहिए। पर ली और बाकी सब अब केंटारो के साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उस चीज को सिर्फ केंटारो ने ही देखा था और ये रोशनी सबको दिख रही थी। फिर केंटारो इन तीनों से कहता है कि मैं अकेले जा रहा हूँ। फिर ली केंटारो से कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ और हम तीनों उस रोशनी की तरफ जाएंगे जो हमें दिख रही है। अगर तुम्हें कोई मदद मिली तो हमारे पास ले आना और हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर केंटारो इनसे अलग जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद रात हो जाती है और केंटारो चलते चलते वहीं ज़मीन पर लेट जाता है क्योंकि रात होने पर अब टेम्परेचर और कम हो रहा था। और दूसरी तरफ ये तीनों भी काफ़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं और मे की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी। फिर ये तीनों देखते हैं कि हम वापस घूम के दोबारा वहीं पर आ गए हैं जहाँ पर हम लैंड हुए थे। फिर जो टेंट इन्हें पहले मिला था उसी टेंट में ही आग जलाकर बैठ जाते हैं। वहाँ में केट से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बहन लायरा को मेरे बारे में खबर कर देना। फिर ली देखता है कि फ्रॉस्टवाग यहाँ दोबारा आ चुका है। फिर ये तीनों स्टैंड से दूर हट जाते हैं और फ्रॉस्टवाग उस आग को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर ली समझ जाता है कि फ्रॉस्टवाग आग के पीछे जाता है। फिर ली एक प्लान बनाता है कि हम दोबारा आग जलाएंगे और जब फ्रॉस्टवाग उस आग को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तब हम यहाँ से दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है केंटारो पर जो याद कर रहा होता है कि वो अपने पापा से आखिरी बार कब मिला था। फिर केंटारो उठकर आगे बढ़ता है जो एक पुराने रेडियो स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ केंटारो को पता चलता है कि मेरे पापा यहाँ पहले आ चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ली पर जो आग जलाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर वहाँ पर फ्रॉस्टवाग आकर ली पर हमला कर देता है। फिर केट और मे वहाँ से भागती हैं और यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ चुका होता है। फिर मे गिर जाती है और फ्रॉस्टवाग मे को जमाने वाला होता है पर मैं अपने आप को बचाने के लिए अपना बैग सामने कर देती है। फिर ली आग को जला देता है जिससे फ्रॉस्टवाग मे को छोड़कर आग की तरफ जाता है और ली केट और मैं हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं जिसमें केंटारो होता है और इस हेलीकॉप्टर को केंटारो ने ही रेडियो स्टेशन से सिग्नल देकर मदद के लिए बुलाया होता है। फिर ये चारों फ्रॉस्टवाग से बचकर वहाँ से चले जाते हैं जहाँ रास्ते में ली को जमीन में से रोशनी बाहर आती हुई दिखती है। फिर ली देखता है कि मे का लैपटॉप जिसमें बिल रैंडा की फाइल्स का डेटा था बुरी तरह जम चुका है। फिर वह हेलीकॉप्टर लैंड होता है और हेलीकॉप्टर के बाहर होते हैं टिम और डोएल और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि मोनाक ने इन चारों को अलास्का से रेस्क्यू कर लिया था और वे चारों होते हैं मोनाक की कस्टडी में। वहाँ पर टिम वर्डिगो से कहता है कि ये चारों बिल रैंडा की फाइल की मदद से कुछ तो ढूंढ रहे थे और ये हमें कुछ नहीं बताएंगे तो हमें मे केंटारो और केट को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ये फिर से अपने डैड को ढूंढने के लिए जाएंगे और तब हम इनका पीछा करेंगे। फिर वर्डुगो इन तीनों को छोड़ देती है पर ली को कस्टडी में रखती है। फिर टिम इन तीनों को इनके पासपोर्ट देता है और वहाँ से चला जाता है पर यहाँ पर मैं वापस टोक्यो जाने के लिए कहती है पर केंटारो और केट डिसाइड करते हैं कि हमें अपने डैड को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। हमने उनका टोक्यो का ऑफिस चेक कर लिया है पर अभी भी सैन फ्रांसिस्को में उनका एक ऑफिस बचा हुआ है, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। फिर ये तीनों पहुँचते हैं केट के घर। वहाँ पर केट अपनी मम्मी को केंटारो के बारे में बताती है और केंटारो के बारे में जानकर केट की मम्मी को बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर केट अपनी मम्मी से कहती है कि हमें सैन फ्रांसिस्को जाना है डैड के ऑफिस में। फिर केट की मम्मी केट से कहती है कि पर वो एरिया G-Day के बाद से बंद कर दिया गया है। फिर केट अपनी मम्मी से कहती है कि पर आप वहाँ जा सकती हो। फिर केट अपनी मम्मी को मना लेती है। फिर केट की मम्मी केट केंटारो और मे को क्वारंटाइन जोन में छोड़ देती हैं। फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं जहाँ इनका सामना सोल्जर से होता है पर उनसे बचकर ये अपने डैड के ऑफिस पहुँच जाते हैं जहाँ केंटारो दीवार पर चिपका हुआ नक्शा हटाता है इस उम्मीद में कि यहाँ पर भी कोई लॉकर होगा पर इस बार यहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर मे बिल रैंडा की फाइल्स खोलती है जिसमें इन तीनों को एक नक्शा मिलता है। फिर केंटारो कागज़ पर निशान बना लेता है और सूरज की रोशनी की मदद से ये तीनों पता लगा लेते हैं वो सारी जगह जहाँ इनके डैड गए थे। फिर ये तीनों वो नक्शा ले लेते हैं और फिर ये तीनों वापस आ जाते हैं जहाँ केट अपनी मम्मी को बताती है कि डैड अलास्का में नहीं मरे थे और यहाँ केट की मम्मी को लगता था कि हिरोशी की मौत अलास्का में प्लेन क्रैश में हुई थी। फिर मैं चुपके से डोएल को कॉल करके कहती है कि अब बताओ मुझे आगे क्या करना है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1955 के एक इवेंट से जिसमें केको और ली को इन्वाइट करा गया होता है। वहाँ पर ली केको को थोड़ा पसंद करने लग जाता है पर बिल इन दोनों को वापस मोनाक हेडक्वार्टर्स में बुला लेता है। वहाँ बिल केको को बताता है कि एक जापानीज साइंटिस्ट ने कुछ अजीब फ्रीक्वेंसी नोट करी है, शायद एक बहुत बड़ा टाइटन सामने आने वाला है। फिर केको और बिल जापान जाने का फैसला कर लेते हैं पर कुछ दिनों बाद मोनाक पर पैसा लगाने के लिए जनरल पकेट के साथ एक मीटिंग होने वाली थी जिसकी वजह से किसी एक को पीछे रुकना पड़ेगा। तो बिल ली को उस मीटिंग में जाने के लिए कहता है पर ली केको को पसंद करने लगा था
तो वो भी साथ में जापान जाने के लिए कहता है। फिर बिल ली से कहता है कि किसी एक को तो मीटिंग के लिए रुकना पड़ेगा। फिर ली को ना चाहते हुए भी पीछे रुकना पड़ जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोएल ली को मोनाक की कैद से छुड़वा लेती है और उसको अपने साथ ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है केट, मे और कैंटेरो पर, जो देखते हैं कि केट के घर के अंदर डोएल और ली हैं। फिर ली केट से कहता है कि फिक्र मत करो, डोएल अब हमारे साथ है। फिर डोएल इन तीनों से कहती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जी डे से भी कहीं ज़्यादा बुरा। फिर ली इन तीनों से कहता है कि शायद तुम्हारे डैड उस चीज़ को होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और डोएल हमको उन तक ले जाएगी, पर वो मैप तुम्हारे पास है, तो अगर तुम अपने डैड को ढूंढना चाहते हो तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है 1955 में। यहाँ पर बिल और केको जापान पहुँच चुके होते हैं, जहाँ वो उसी साइंटिस्ट से मिलते हैं जिसको वो फ्रीक्वेंसी मिली थी। वहाँ पर सुजुकी इन दोनों को एक डिवाइस दिखाता है जिसकी मदद से टाइटन को बाहर बुलाया जा सकता है। बेसिकली इस डिवाइस को ऑन करने से टाइटन इसकी तरफ खींचे चले आएंगे, पर वहाँ पर केको की वजह से ली भी आ जाता है। फिर बिल ली और केको को बात करने के लिए अकेला छोड़ देता है। फिर केको नोटिस करती है कि वो डिवाइस बंद हो चुका है। फिर वो डिवाइस पानी में से बाहर आकर बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर केको, बिल, ली और सुजुकी देखते हैं गॉडजिला को, और ली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि हम लोग गॉडजिला को जान से नहीं मार पाए और वो अभी भी जिंदा है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में। यहाँ पर केट, कैंटेरो, ली और बाकी सब मैप की मदद से अल्जीरिया सहारा रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कैंटेरो अपने डैड को देख लेता है, जो कि उसी डिवाइस से जिसको हमने 1955 में देखा था, उसकी मदद से टाइटन को जगाने वाले होते हैं। फिर हिरोशी सबसे इशारों में कहते हैं कि पीछे हट जाओ, और यहाँ पर टेम और मोनाक की टीम भी केट, कैंटेरो, ली और डोएल को ट्राई करके पहुँच चुकी होती है। फिर वहाँ की ज़मीन हिलने लग जाती है और ज़मीन के अंदर से गॉडजिला बाहर आता है, जो उस डिवाइस की वजह से गहरी नींद से जाग चुका था, और टीम का हेलीकॉप्टर गॉडजिला से टकराकर क्रैश हो जाता है और फिर गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ली और डोएल गॉडजिला के पीछे जाते हैं और मे, केट, कैंटेरो हिरोशी के पीछे जाते हैं, और केट और कैंटेरो इस वक्त अपने डैड को जिंदा देखकर बहुत खुश थे। पर यहाँ पर मैं इन दोनों को बता देती है कि मैंने तुमको धोखा दिया है। मेरा कुछ साल पहले कुछ लोगों के साथ पंगा हो गया था और उनसे भागकर मैं जापान आ गई, पर जब मोनाक ने हमें पकड़ा तो उन्हें मेरी सारी असलियत पता चल गई, तो उन्होंने मुझसे वादा करा वो मुझे मेरे घर पहुँचा देंगे अगर मैं उन्हें बताते रहूँ कि हम तीनों कहाँ पर हैं, और मेरी वजह से ही मोनाक यहाँ तक पहुँच पाई। मे की ये बात सुनकर केट मे से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 1955 में। यहाँ पर केको ली से कहती है कि हम जनरल पकेट को गॉडजिला के बारे में नहीं बता सकते कि वो जिंदा है, वरना वो गॉडजिला को दोबारा मारने की कोशिश करेंगे। फिर ली केको से कहता है कि मुझे कुछ तो चाहिए जनरल पकेट को बताने के लिए। फिर केको ली से कहती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ पकेट से। फिर जब ये तीनों मोनाक के हेडक्वार्टर्स पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि जनरल पकेट ने ली की एब्सेंस में मोनाक का कंट्रोल दूसरे ऑफिसर को दे दिया होता है, क्योंकि ली उस मीटिंग में नहीं आया था जो ली को अटेंड करनी थी, और ली केको से मिलने जापान चला गया था। और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर होते हैं केट और कैंटेरो। फिर केट और कैंटेरो नोटिस करते हैं कि मैं 40 मिनट पहले वॉशरूम गई थी, पर अभी तक वो वापस नहीं आई। फिर केट वॉशरूम जाकर देखती है और वहाँ पर केट को मे का पासपोर्ट, एयरप्लेन की टिकट्स और उसका फ़ोन मिलता है। फिर केट बाहर आकर देखती है टिम को, जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में इकलौता जिंदा बचा था। वहाँ पर केट टिम पर मे के गायब होने का इल्जाम लगाती है, पर टिम को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है मोनाक आउटपोस्ट 88 पर, जिसको शॉ और डोएल अपने कब्जे में कर लेते हैं, और डॉक्टर बांस वर्डुगो को छुपके से इस बारे में खबर कर देती है, जिससे वर्डुगो को समझ में आ जाता है कि शॉ कुछ तो प्लान कर रहा है। फिर टिम अपनी हेड वर्डुगो को इन्फॉर्म करता है कि सिर्फ मैं ही अकेला जिंदा बचा हूँ, और एंडा के बच्चे भी यहाँ पर हैं जो हमें शॉ तक ले जा सकते हैं। अब शॉ, जिसको मोनाक की कैद से डोएल ने छुड़ा लिया था, उसको वर्डुगो ढूंढ रही होती है, क्योंकि वर्डुगो का ऐसा मानना था कि शॉ कुछ ऐसा जानता है जो हमें नहीं पता, और वर्डुगो को शॉ का प्लान जानना था कि उसने मोनाक आउटपोस्ट 88 को अपने कब्जे में क्यों करा। फिर यहाँ पर केट और टिम एक डील करते हैं कि टिम इनकी मे को ढूंढने में हेल्प करेगा और ये दोनों शॉ को ढूंढने में मोनाक की हेल्प करेंगे। फिर टिम केट और कैंटेरो से कहता है कि जब तुम मोनाक की कस्टडी में थे तो हमने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करा था, तो इससे हमें पता चला कि मे का असली नाम कोरा है। फिर टिम छानबीन करता है, जिससे उसको पता चलता है कि मे का घर वॉशिंगटन में है। फिर ये तीनों मे के घर पहुंचते हैं, जहाँ मे की बहन लायरा से मिलते हैं, जो इनको बताती है कि 2 साल से कोरा घर नहीं आई है। उसका किसी AAT कंपनी के साथ पंगा हो गया था और तब से उस कंपनी के लोग कोरा के पीछे पड़े हुए हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मे को AAT की कंपनी वालों ने ही किडनैप करा था और मैं अपनी मर्जी से किडनैप हुई थी। फिर मेरे को AAT के डायरेक्टर के पास ले जाते हैं और हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें 2012 में AAT के डायरेक्टर ने मेरे को काम पर रखा था, और जब मेरे को लगा कि AAT कुछ इलीगल कर रही है तो मैंने AAT की सारी रिसर्च डिस्ट्रॉय कर दी और मैं AAT से बचने के लिए जापान आ गई, जहाँ उसने अपना झूठा नाम रख लिया, और तब मैं मिली कैंटेरो से। फिर यहाँ पर वो डायरेक्टर मेरे को 2 ऑप्शन देती है,
या तो वो एईटी के लिए मोनाक की जासूसी करे या फिर उस पर लीगल मुकदमा चलेगा, जो कि मेरे लिए सही नहीं रहेगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिमकेट और केंटारो एईटी के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुके होते हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्डिंग के ऊपर कैसे जाएं और मेरे को बाहर कैसे निकालें। फिर टिम मोनाक की मदद से गॉडजिला अटैक का अलार्म बजवाता है, जिससे पूरे एरिया में लोग भागने लगते हैं और एईटी की बिल्डिंग से भी लोग बाहर आ जाते हैं। पर वो एईटी के डायरेक्टर को पता था कि ये फेक अलार्म है। फिर बिल्डिंग के अंदर केट, केंटारो और टिम आ जाते हैं, पर मैं उनके साथ नहीं जाती क्योंकि अब वो दोबारा केट और केंटारो को धोखा देना नहीं चाहती थी। फिर टिम, केट और केंटारो वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ बाहर ही मिलते हैं वर्डुगो से। फिर केट वर्डुगो से कहती है कि अगर आप मेरे को एईटी से छुड़वाएंगी तो हम आपको शो तक ले जाएंगे और उसका प्लान समझने में आपकी मदद करेंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एईटी के डायरेक्टर के पास कॉल आता है कि मोनाक की हेड वर्डुगो आपसे मिलने आई हैं, और दूसरी ही सीन में मैं अपनी फैमिली के पास आ जाती है। मतलब मैं यहाँ एईटी से आज़ाद हो चुकी थी, पर यहाँ वर्डुगो ने एईटी के हेड के साथ एक डील करी थी और एईटी आगे कनेक्ट हो जाती है वॉल्टर सिमेंस की एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी से। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शो और डोएल अलास्का आके उस जगह को उड़ा देते हैं जहाँ से वो लाइट आ रही थी, और फ्रॉस्टवागिन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है। अब ये लाइट दरअसल में हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता था और शो ने रास्ता बम से उड़ाकर सील कर दिया, और इसी धमाके के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है 2015 से ही, जब कजाकिस्तान में शो और डोएल आ चुके होते हैं और ये दोनों जा रहे होते हैं उसी पावर प्लांट में जहाँ 1959 में केको मरी थी। अब दूसरी तरफ 1955 में शो, ली और केको मोनाक के नए हेड हैच को टाइटन की रिपोर्ट देते हैं, पर वहाँ पर हैच केको के जैपनीज बैकग्राउंड को लेकर ताने मारने लग जाता है। फिर बिल हैच पर हाथ उठा देता है। फिर थोड़ी देर बाद ली केको और बिल से कहता है कि हैच मोनाक को बंद करवाने पर तुला हुआ है, तुम दोनों एक काम करो, पूरी एक रिपोर्ट बनाओ टाइटन को लेकर कि वो कहाँ से आते हैं, वो क्या है, सब कुछ एक प्रॉपर रिपोर्ट में होना चाहिए। फिर बिल और केको वो रिपोर्ट बनाने लग जाते हैं, पर एक सवाल जो बिल और केको के सामने आ रहा था कि ये टाइटन्स आखिरकार आते कहाँ से हैं और ये छुपते कहाँ पर हैं। फिर रात होने पर केको बिल को हैच के सामने उसकी साइड लेने के लिए थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बिल एक चींटी को देखता है जो चलकर उस नक्शे के छेद के अंदर चली जाती है। फिर बिल वो नक्शा पलट कर देखता है कि वो चींटी उस नक्शे की दूसरी तरफ है, और बिल को समझ में आ जाता है कि यही बात सच है, ये चींटी वो टाइटन्स है और इस नक्शे की ये साइड अर्थ है और इस नक्शे की ये साइड अर्थ के नीचे की दुनिया है, और ये छेद एक कनेक्टिंग पॉइंट है जो अर्थ और हॉलो अर्थ को कनेक्ट करता है, और टाइटन ऐसे ही अर्थ के ऊपर आते हैं। फिर बिल जल्दी से केको के घर जाता है ये सब बताने के लिए, जहाँ उसको पता चलता है कि केको एक विधवा औरत है जो हिरोशी को अकेले पाल रही है। फिर केको बिल को अपने बारे में सब कुछ बताती है। फिर बिल हिरोशी को अडॉप्ट करने के लिए कहता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में। वहाँ पर केट, केंटारो और मैं मोनाक के हेड क्वार्टर्स में होते हैं, जहाँ तीनों पता लगा लेते हैं कि शो का प्लान क्या है। फिर केट वर्डुगो से कहती है कि ली कजाकिस्तान जा रहे हैं जहाँ मेरी ग्रैंड माँ मरी थी, और एक तरीके से केट पता लगा लेती है कि ली मेरी ग्रैंड माँ को पसंद करते थे और वो कजाकिस्तान जा रहे हैं। फिर वर्डुगो एक टीम भेजती है जिसमें केट, केंटारो, मे और टिम भी होते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर डोएल और बाकी सब टिम और बाकी सबको घेर लेते हैं। फिर ली सामने आता है और केट से अकेले बात करने के लिए कहता है, जहाँ वो केट को बताता है कि वो गॉडजिला की मदद कर रहा है कुदरत का संतुलन बनाने के लिए, और कुदरत का संतुलन सिर्फ तभी बन पाएगा जब ज़मीन के अंदर से टाइटन बाहर नहीं आएंगे, इसलिए मैं एक एक करके अर्थ और हॉलो अर्थ के सारे कनेक्शन को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर ली बॉम्ब का बटन दबा देता है और तभी वहाँ पर एक एंडोस्वार्मर आ जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि ये हॉलो अर्थ और अर्थ के पोर्टल्स तभी खुलते हैं जब कोई टाइटन इनसे गुजरना चाहता हो। अगर किसी इंसान को इन पोर्टल से गुजरना है तभी ओपन नहीं होंगे। तो एंडोस्वार्मर के अपीयर होने से वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और मे, ली और केट उस पोर्टल में गिर जाते हैं और वो पूरा पावर प्लांट टूट जाता है और वो पोर्टल अलास्का वाले पोर्टल की तरफ बंद हो जाता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर केंटारो जख्मी पड़ा होता है और टिम को भी उस धमाके की वजह से काफ़ी चोट लगी थी। फिर केंटारो को केट, शो और मे के बारे में पता चलता है कि वो पोर्टल में गिरकर मर चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉलो अर्थ में, जहाँ पर मे और शो एक साथ होते हैं, पर केट वहाँ पर कहीं भी नहीं थी। फिर ये दोनों केट को ढूंढने के लिए केट को आवाज़ लगाते हैं। फिर मे शो से पूछती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। फिर शो मे से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ एक बार और फंस कर निकल चुका हूँ। अब कहानी शिफ्ट होती है 1962 में, जहाँ पर जनरल पकेट ने मोनाक का कंट्रोल हैच से छीनकर वापस ली और बिल के हाथ में दे दिया होता है, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में ली ने पकेट को केक और बिल की बनाई हुई रिपोर्ट दे दी थी और गॉडजिला के बचने के बारे में भी बता दिया था कि हम बिकिनी एटॉल में गॉडजिला को जान से नहीं मार पाए। तो पकेट को तब समझ में आ गया कि इन जानवरों पर रिसर्च करना कितना ज़रूरी है। और जब पकेट को ली से पता चला कि हैच अपना काम नहीं कर रहा है तो वो हैच को हटाकर ली और बिल को मोनाक का कंट्रोल सौंप देता है। और अब 1962 में एक एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट होने वाला था, पहली बार हॉलो अर्थ में एंटर होने का। फिर ली और बाकी 3 और साइंटिस्ट जाने के लिए रेडी होते हैं।
फिर सुजुकी अपने टाइटन ल्यूरिंग डिवाइस से पोर्टल में से एक टाइटन को बाहर बुलाता है, क्योंकि जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये हॉलो अर्थ और अर्थ के पोर्टल तभी खुलते हैं जब कोई टाइटन इनसे गुजरना चाहता हो। फिर वहाँ पर एक टाइटन आने से पोर्टल ओपन हो जाता है और शौबाकियों के साथ हॉलो अर्थ में एंटर हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो पोर्टल सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। फिर जनरल पकेट इस फेलियर के बाद मोनाक को बंद करवा देते हैं। फिर ली की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। फिर ली वहाँ पर एक नर्स को पकड़कर शोर मचाने लग जाता है कि मेरे को बिल रैंडा से मिलना है, बिल रैंडा को यहाँ पर लेकर आओ। फिर वहाँ पर हिरोशी रैंडा आके ली से कहता है कि अंकल ली, बिल रैंडा 1973 में मर चुके हैं। आप 1962 में एक मिशन पर गायब हुए थे और अब 20 साल बाद आप हमें मिले हैं। फिर ली को पता चलता है कि ये साल 1982 है और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ली की उम्र 1 साल भी नहीं बढ़ी। फिर हिरोशी ली को हाउस अरेस्ट पर डाल देता है और ऐसे साल बीतते जाते हैं और 2014 में ली गॉडजिला और म्यूटू की लड़ाई टीवी पर देखता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2015 में, जहाँ पर एमी को केंटेरो को घर ले आती है और फिर थोड़ी देर बाद हिरोशी भी अपने ऑफिस में वापस आ जाता है, जहाँ केंटेरो अपने डैड से कहता है कि केट मर चुकी है और ये सुन के हिरोशी को बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर केंटेरो केट की मौत का इल्ज़ाम अपने डैड पर डाल देता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉलो अर्थ में, जहाँ पर केट की आंखें खुलती हैं और एक टाइटन केट पर हमला करने वाला होता है, पर कोई इस टाइटन पर तीर से हमला कर देता है और वो हमला करा होता है केको ने और एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हॉलो अर्थ से, जहाँ केट केको को देखकर एकदम हैरान थी, पर केट केको को नहीं बताती कि केट उनकी ग्रैंड डॉटर है। और यहाँ पर केको को लग रहा था कि केट यहाँ मोनाक की तरफ से केको को इस जगह से वापस ले जाने के लिए आई है। और केको को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि केको जब से यहाँ फंसी है तब से टाइटन ल्योर से मदद का सिग्नल पृथ्वी पर भेजी जा रही है। और ये टाइटन ल्योर वही टाइटन ल्योर है जिसकी मदद से ली पहली बार हॉलो अर्थ में टाइटन को बुलाकर एंटर हुआ था। और यहाँ केको केट को ये बताती है कि ये उन टाइटन्स की दुनिया नहीं है, ये बस हॉलो अर्थ में जाने का एक रास्ता है जिसका नाम है एक्सिस मुंडी। फिर केको और केट रास्ते में मिल जाते हैं मेयर शॉ से और यहाँ केको को काफ़ी बड़ा शौक लगता है शॉ को देखकर। और जब केको को बाकी बातें पता चलती हैं कि जैसे केको के हिसाब से केको को बस 60 के आसपास ही दिन हुए थे, पर पृथ्वी पर 57 साल बीत चुके होते हैं और अभी 2015 का साल चल रहा होता है, ना कि 1959 का, जब केको उस पोर्टल में गिरी थी। और केको को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसको पता चलता है कि बिल स्काई आइलैंड पर एक मिशन पर गया था और वहाँ से कभी वापस नहीं आया। अब सीन शिफ्ट होता है मोनाक में, जहाँ पर टिम वर्डुगो से उसी मदद के सिग्नल की जांच करने के लिए कहता है जो हॉलो अर्थ में से आ रहे थे, पर वर्डुगो टिम को मना कर देती है क्योंकि अब उसका पिछले हादसे के बाद से टिम पर से भरोसा उठ चुका था। फिर टिम उस सिग्नल की फाइल लेकर जाता है केंटेरो के पास और केंटेरो को मनाने के बाद केंटेरो और टिम जाते हैं हिरोशी के पास, क्योंकि मोनाक के पास सिर्फ हिरोशी ही था जो सिग्नल को समझ सकता था, पर हिरोशी को इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी जो मोनाक के पास थे। फिर हिरोशी टिम और केंटेरो से कहता है कि मोनाक हमारी मदद कभी नहीं करेगा। फिर टिम हिरोशी से कहता है कि मैं जानता हूँ, पर सिर्फ मोनाक ही ऐसी कंपनी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है एक्सिस मुंडी में, जहाँ पर उस टाइटन ल्योर को उसी शिप के पास लाते हैं जिसमें शॉ पहली बार 1962 में एक्सिस मुंडी में आया था। वहाँ पर उस टाइटन ल्योर को शिप से कनेक्ट करके एक्टिवेट कर देते हैं, पर उस जगह पर ऑलरेडी एक आयरन ड्रैगन था जो उस शिप पर हमला कर देता है और फिर उस शिप की एक वायर टाइटन ल्योर से डिस्कनेक्ट हो जाती है और जो टाइटन ल्योर की रेडिएशन को सेंस करके जो पोर्टल में से टाइटन बाहर आ रहा था वो वापस जाने लग जाता है। फिर ली उस शिप के बाहर जाकर उस वायर को कनेक्ट करता है जिससे टाइटन ल्योर से रेडिएशन दोबारा रिलीज होने लग जाती है और वो टाइटन पोर्टल में से एक्सिस मुंडी में आ जाता है, जो कि होता है गॉडजिला। फिर गॉडजिला और आयरन ड्रैगन के बीच में लड़ाई हो जाती है और गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से आयरन ड्रैगन को जान से मार देता है। फिर गॉडजिला के वहाँ आने से पोर्टल ओपन हो जाता है और वो शिप पोर्टल की तरफ खिंचता है, पर ली टाइम से शिप तक नहीं आ पाता और केको से अपना हाथ छुड़ाकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि केको, केट और मैं सही सलामत यहाँ से निकल सके। फिर इन तीनों को शिप सही सलामत पृथ्वी पर आ जाता है। फिर ये तीनों बाहर आते हैं जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स इनको घेर लेते हैं। फिर वहाँ पर केंटेरो आकर केट को गले लगा लेता है और वहाँ पर हिरोशी भी होता है और केको हिरोशी को देखकर बहुत खुश होती है और हिरोशी ने ही इनका शिप इसी जगह पर टेलीपोर्ट करा होता है। फिर वहाँ पर एपेक्स फैसिलिटी की डायरेक्टर आ जाती है और हमें यह पता चलता है कि हिरोशी, टिम और केंटेरो मदद के लिए एपेक्स फैसिलिटी के पास गए थे। फिर केंटेरो केट से कहता है कि पिछले 2 साल में बहुत कुछ बदल गया है और हमें यह पता चलता है कि ये साल था 2017, मतलब केट में को नीचे एक्सिस मुंडी में गए हुए 2 साल हो चुके थे। फिर वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है और ये जगह होती है स्काई आइलैंड। फिर वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में था और ये एपिसोड ऑफ सीज़न 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। मैंने बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करी हैं, इसलिए सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन 3 से 4 मिनट्स के थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वेब सीरीज़ में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग वेब सीरीज़ नर्ड।